सिर्फ ये कॉन्फिडेंस हासिल करना था कि जो है वो आप लोगों को आइजोमर में कोई मिस्टेक का चांस बाकी ना रहे। आइजोमर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की जात से कि सबको अच्छे समझ में आ गया था। भाई एक बार बता दें, सबको क्लियर हो गया था आइजोमर का कॉन्सेप्ट पूरा? जी सर। यस सर। बेटा आज हम लोग जी क्या सर। करने वाले हैं, आज अल्लाह की जात से इरादा ये किया है हमने कि मैं आपको कम से कम 3 टॉपिक्स कराऊं, ठीक है ना? अगर सही, कल तो हमारा आधा घंटा आपको पता है कुछ बदतमीजियों की वजह से डिस्टर्ब हो गया था, तो इसलिए आज इरादा ये है कि कम से कम 3 टॉपिक्स करा दूं आपको, और 3 ना हो सके तो 2 तो लाजमी करा दूंगा, ताकि फिर 2 और 2 4 इसके बाद मजीद टॉपिक्स हैं। इरादा फिर वही है कि हम 6 टोटल 6 से 7 या 8 मैक्सिमम 8 क्लासेस के अंदर एक एक, जब आप देख रहे हैं ये कोई एक रिविजन नहीं है बल्कि एक पूरा डिटेल्ड रिविजन है। यानी आप ना सिर्फ एक उसको रिकॉल कर रहे हैं बल्कि एक एक चीज को दोबारा पढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी कई दफा बताया है कि एक दिन में भी पूरी ऑर्गेनिक को कराया जा सकता है, लेकिन फिर वो ये है कि जिसका कॉन्सेप्ट नहीं है तो वो उसके लिए नहीं होगा, फिर वो उसके लिए होगा जिसको सब कुछ आता है, उसको सिर्फ एक क्विक रिव्यू करना है। तो ये आपको बहरहाल मिल रहा है, और इसीलिए हम कोशिश करेंगे डेली सेशन कंडक्ट करें ताकि इसमें टाइम ज्यादा ना लगे और मुक जाएगी। तो बहरहाल आज हम आपके साथ जो पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड देयर ट्रेंड। हालांकि बुक में ये कोई हेडिंग एक साथ मौजूद नहीं है, बल्कि जब बुक में आप अल्केन पढ़ते हैं, एल्कीन पढ़ते हैं, अल्कोहल पढ़ते हैं, कार्बोक्सिलिक पढ़ते हैं, तो वहां उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उनके ट्रेंड के ऊपर बात होती है इंडिविजुअली। हम वो बात इंडिविजुअली बच्चों नहीं करेंगे, बल्कि वो सारी बात एक साथ ही कर लेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? हम वो सारी बात एक साथ कर लेंगे, एक बेसिक का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ताकि हमें हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई जो प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम पढ़ते हैं वो किस चीज पर रिलाई करती हैं और उनका ट्रेंड हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा ये आज हमने पहले करना है, ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे में करने जा रहे हैं। ओवरऑल ऑर्गेनिक और बल्कि बहुत सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी जो रीजंस हैं वो यहाँ रिकॉल होंगे, और पेपर 2 के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपको पेपर 2 में सिर्फ ट्रेंड नहीं रीजन भी लिखना होता है। तो जिन प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करने वाले हैं उन प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बेटा आ जाता है सॉल्युबिलिटी, फिर आ जाता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी या स्टेट। उसके बाद आ जाता है कंबस्टिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी। जिन प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है, बजाय तुम्हें लग रहा होगा 2-3 है, नहीं, अगर आप देखें तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ये बाकी जो प्रॉपर्टीज मैंने साथ लिखी हैं, ये असल में चूंकि इनका ट्रेंड मैच करता हुआ है इसलिए मैं इनको एक ग्रुप में लिख लिया है। तो एक हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है बेटा सॉल्युबिलिटी की, फिर डिस्कस करना है मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वगैरह का फैक्टर, और उसके बाद हमने डिस्कस करना है कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमिलिटी को। हर बच्चे को मैं पहले ऑर्गेनिक में पढ़ाते हुए ट्रेंड ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। हमने बच्चों इसे ओवरऑल डिस्कस करना है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ओवरऑल क्या इंपैक्ट होता है, कैसे ये प्रॉपर्टीज रेगुलेट होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों विदाउट फर्दर डू, और मैंने कहा कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिहाज से, क्योंकि रीजनिंग टॉपिक वैसी ही केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी, और याद रखिए मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्केन नहीं पढ़ा रहा, बल्कि ओवरऑल तुम्हें बता रहा हूं कि सॉल्युबिलिटी जब भी किसी कंपाउंड की तुम्हें बतानी होगी, सॉल्युबिलिटी के बारे में जब भी कोई प्रिडिक्शन देनी होगी तो किस बुनियाद पर दी जाएगी, ये हम सीखने जा रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, सॉल्युबिलिटी जब हम नॉर्मली बोलते हैं, बेटे सब रेडी है? कल के टॉपिक की हेडिंग बनाई हुई थी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर ट्रेंड्स, आइसोमर की हमने ढेर सारी प्रैक्टिस कर ली थी, वो टॉपिक खत्म हो गया था। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आज हम पहले ये 3 कैटेगरी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी, इसका रीजन डिफरेंट है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और स्टेट का रीजन डिफरेंट है, और कंबस्टिबिलिटी, फ्लेबिलिटी का रीजन जो है वो डिफरेंट है। तो आए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी से। मेरे बच्चों सॉल्युबिलिटी के रीजन में सबसे पहले समझना है कि जब हम वर्ड सॉल्युबिलिटी बोलते हैं ना, तो इससे मुराद होती है इन वाटर, कि वो चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। मेरी बात को सेकंड करना, समझ नहीं आए तो पूछना। जब हम सॉल्युबिलिटी का वर्ड बोलते हैं तो हमारी मुराद होती है कि वो चीज पानी में डिसॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। जियाद, बात समझ में आ रही है? अब्दुल्ला मोहम्मद, सॉल्युबिलिटी जब नॉर्मली बोली जाती है, जोर से बोलो। जयान, बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। तो सॉल्युबिलिटी जब हम बोलते हैं नॉर्मली तो क्या मतलब होता है, पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी मुराद होती है। अच्छा, पानी जो होता है बेटा वो एक पोलर कंपाउंड होता है। पोलर कंपाउंड का मतलब क्या हो गया कि पानी के पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव का चार्ज मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम पार्शियल चार्ज और पॉजिटिव और नेगेटिविटी कहते हैं। पानी के पास ये चार्ज मौजूद है। तो अब याद रखिएगा पानी में कौन सी चीज डिसॉल्व होगी कौन सी नहीं होगी, ये बड़ा सिंपल सा गेम है। मान लीजिए ये वाटर का मॉलिक्यूल है, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल है, HOH, HOH, H
OH, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं और इन पे है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये चार्जेस इनमें मौजूद हैं। अब मैं इस वाटर में कोई सब्सटेंस X डालता हूं, मान लें एक सब्सटेंस X डालता हूं इस पानी में, तो याद रखिएगा सॉल्युबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगी बेटा, समझने की बात है। कैसे डिटरमाइन होगी सॉल्युबिलिटी, कि मेरे बच्चे अगर इस X में भी चार्ज मौजूद है, इस X में भी चार्ज है, मसलन मान लीजिए कि X जो है वो NaCl है, तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है, तो बेटा इट्स जस्ट लाइक सिंपल मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है। बच्चों जो लेट ज्वाइन कर रहे हो, पहले तो टाइम पे ज्वाइन किया करो, नंबर 1। नंबर 2, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी थी और मैंने कहा था कि ये हम अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैं तुम्हें सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज का एक साथ कॉन्सेप्ट दे दूंगा, तो वो हम पढ़ रहे हैं। और मैंने उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। सॉल्युबिलिटी का प्रॉपर्टी और इसका रीजन एक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी एक है, और कंबस्टिबिलिटी फ्लेमेबिलिटी एक है। तो पहले हमने स्टार्ट किया सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, सॉल्युबिलिटी इन वाटर मुराद होती है कि वो चीज पानी में डिसॉल्व होगी या नहीं। अब इसका साइंस समझना है हुरिया। साइंस क्या है नबिया, साइंस क्या है माज, कि पानी एक चार्ज कंपाउंड है। फरिया, पानी एक चार्ज कंपाउंड है, और अगर पानी के अंदर हम कोई ऐसा कंपाउंड डालेंगे जिसमें चार्ज है, तो ये ऑपोजिट चार्जेस क्या करेंगे एक दूसरे को, बोलो भाई, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो पहले करने के लिए जरूरी है कि पानी उसे क्या करे, अट्रैक्ट करे। पहली शर्त क्या जरूरी है, कि पानी उसे अट्रैक्ट करे। अगर पानी अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, मान लो कि मैंने इसके अंदर एक वाई सब्सटेंस डाला, और वो जो वाई सब्सटेंस है उस पर कोई चार्ज नहीं है, वाई सब्सटेंस में कोई चार्ज नहीं है, तो जब वाई पे कोई चार्ज नहीं है तो पानी इसे अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता। तो पहली शर्त याद रखिएगा, सॉल्युबिलिटी के रीजन में, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट में पहली शर्त हम केमिस्ट्री के टर्म में कहते हैं पोलैरिटी। वाटर तो पोलर है ही, वाटर तो पोलर ही होता है, वाटर तो चार्ज ही होता है, लेकिन पहली शर्त जो सब्सटेंस में होनी चाहिए वो होना चाहिए चार्ज। अगर सब्सटेंस में चार्ज है, चार्ज पार्टिकल मौजूद है, तो पानी उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर चार्ज ही नहीं है तो पानी उसे अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। ये मैं पूरी ओवरऑल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बेटा। राइट नाउ आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दी स्पेसिफिकली दी ऑर्गेनिक वन, बल्कि पूरे केमिस्ट्री का जो सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ रहे हो। तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर की जब भी बच्चों हम बात करते हैं तो याद रखिएगा उससे मुराद होती है, उसमें पहली जो फैक्टर कंट्रीब्यूट करता है वो होता है चार्ज। वाटर इज अ चार्ज मॉलिक्यूल, तो अगर आपने इसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस डाला जिसमें चार्ज है, तो वाटर इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है पोलैरिटी की वजह से, ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। तो पहली शर्त तो ये। और दूसरा, जब वाटर अट्रैक्ट करता है तो अट्रैक्ट करके करता क्या है, ये जो वाटर के दरमियान स्पेसेस है ना, ये जो वाटर के दरमियान स्पेसेस है, ये जो सब्सटेंस अट्रैक्ट हो रहा है ये इन स्पेसेस में सेटल हो जाता है। ये जो सब्सटेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्हें क्या कर रहे हैं, इन स्पेसेस में सेटल डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब है अगला फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी में कंट्रीब्यूट करता है वो होता है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मेरी बात अच्छे समझना, नहीं समझ में आए तो बताना। सॉल्युबिलिटी इन वाटर किसी भी कंपाउंड की डिपेंड करती है दो मेजर फैक्टर्स में। नंबर 1 पहले पूरा होना जरूरी है। नंबर 1 फैक्टर क्या है, मैं तेज तेज तो नहीं बोल रहा लाइबा, नंबर 1 फैक्टर क्या है कि कंपाउंड मस्ट बी पोलर, क्योंकि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। अगर आपने वाटर में एक ऐसा कंपाउंड डाला है जिसमें चार्ज है, तभी वाटर उसे ऑपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्ट कर पाएगा। पहली शर्त अट्रैक्ट करना है। अगर आपने एक वाई कंपाउंड डाला जो पोलर ही नहीं है तो ये इनसॉल्युबल होगा, पानी इसे अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। और फिर अगर एक सब्सटेंस चार्ज है, पानी उसे अट्रैक्ट करता है, और अट्रैक्ट करके क्या करता है मरियम, अपने दरमियान उसमें सेटल कर लेता है। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जाएगा, इमेजिन करो कि मॉलिक्यूल तो पोलर है, इमेजिन करना बेटा, मॉलिक्यूल तो पोलर है लेकिन मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता जा रहा है, तो उसका सेटलिंग होना आसान होगा या डिफिकल्ट होता जाएगा मरियम? हाँ मरियम खान, हाँ जी सर। ये किसके ऊपर चिल्ला रही हो मरियम? इज एवरीथिंग ओके? मेरा सवाल का जवाब तो दे दो, मैं क्या कह रहा हूं। अगर वाटर के दरमियान जो स्पेसेस है वो लिमिटेड है, अब अगर मॉलिक्यूल पोलर है, वाटर इज अट्रैक्टिंग दैट मॉलिक्यूल, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल का साइज बढ़ाता चला जाऊं, मैं 2 कार्बन की जगह 6 कार्बन का मॉलिक्यूल ले लूं, 6 की जगह 10 कार्बन का मॉलिक्यूल ले लूं, तो उसकी जो सेटलिंग इन बिटवीन दीज स्पेसेस वो ज्यादा आसानी हो जाएगी, डिफिकल्ट होती जाएगी? पूरी कहानी सुनने के बाद मरियम का जवाब नहीं आ रहा। जी कोई और जवाब देना चाहेगा? जयान, अयान, अब्दुल्ला, अशफाक? डिफिकल्ट हो जाएगी सर, डिफिकल्ट हो जाएगी। सर आसान हो जाएगी। बेटा आसान क्यों होगी भाई, लिमिटेड स्पेस है, मॉलिक्यूल अगर हाँ बड़ा हो जाएगा तो सेटल कैसे होगा इस स्पेस में?
एक मॉलिक्यूल का साइज ही अच्छा, बहुत बड़ा है। ठीक। अगर एक ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है और जगह इतनी सी है, तो कैसे सेटल होगा? नहीं होगा ना। तो समझने की बात क्या है, हुरिया, नबिया, फरीहा, समझना बेटा। क्या कहा हमने कि किसी भी सब्सटेंस की लाइबा सॉलिबिलिटी की जब बात होती है मास, तो हम कहते हैं इन वाटर जो सॉलिबिलिटी है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। पहला मैंडेटरी फैक्टर क्या है? पोलैरिटी, चार्ज होना लाजमी है। अगर चार्ज ही नहीं है तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, क्योंकि पानी उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। और अगर चार्ज है तो दूसरा फैक्टर फिर आ जाता है साइज। जैसे जैसे साइज जितना छोटा होगा सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा। एक मॉलिक्यूल चार्ज है, अयान बात समझना बेटा, चार्ज है और साइज में छोटा है तो वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, और जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस अयान अंबल? यस सर। सर क्या ये बात समझ में आती है? सारा सुल्तान, सारिम जब्बार, शहीर अब्बासी, शहीर जवाब दे रहे हो बेटा? यस सर जी सर आ रही है। जी सही सर पार्टिसिपेट करना है समझ बेटा। आ तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर मैं इसको ऑर्गेनिक पे अप्लाई करूं तो ऑर्गेनिक में एक ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन याद रखना सारे के सारे नॉन पोलर होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। तो मुझे बताओ हाइड्रोकार्बन में कौन आता है? अल्केन और, बोलो, अल्केन और अरे बोलते जाओ, एल्कीन। हाइड्रोकार्बन कौन सा? एल्कीन, अल्केन और एल्कीन। एल्कीन। तो अल्केन और एल्कीन क्या है? हाइड्रोकार्बन। और सर क्या कह रहे हैं? हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं होता, ना मीथेन पे, ना इथेन पे, ना इथीन पे, ना प्रोपीन पे, ना ब्यूटीन, किसी पे कोई चार्ज नहीं होता। तो मुझे बताइए इन जनरल कोई भी अल्केन या एल्कीन पानी में सॉल्युबल होगा? बोलो। नो नहीं। सर नहीं सर। इसीलिए आप देखते हैं शकूर कि पानी में पेट्रोल या डीजल या केरोसिन कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता। दीज विल बी कंप्लीटली सारा इनसॉल्युबल इन वाटर। द रीजन बीइंग कि ये पहली कंडीशन को, हुरिया, नबिहा, ये पहली कंडीशन को ज़यान, जाहिद सेटिस्फाई नहीं कर रहे। यस सर। मोहम्मद, क्या है कंडीशन पहली? कि कंपाउंड मस्ट बी पोलर, चार्ज होना चाहिए। अगर चार्ज नहीं है तो पानी इनको अट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ये पानी के साथ मिक्स ही नहीं हो पाएगा। करेगा। ठीक है जी। लेकिन अगर आप आ जाओ दूसरी कैटेगरी, अब मैं पूरी ऑर्गेनिक एक साथ कवर कर रहा हूँ रीजनिंग में। लाइबा मेरी क्लास में मौजूद हो तुम? लाइबा जी सर नहीं बेटा, फिर जी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर मैं बात कर लूं उसी जगह पे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आपको मालूम है अल्कोहल में OH होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी COOH होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि COOH में भी पोलैरिटी होती है और OH में भी पोलैरिटी होती है। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड ये दो पोलर ग्रुप हैं, क्योंकि इनमें जो OH आता है ना, COH का OH और OH में जो OH है, इनमें पोलैरिटी होती है, चार्ज होती है। तो इसका मतलब है अनलाइक हाइड्रोकार्बन्स व्हेन वी डिसॉल्व अल्कोहल, आपको मालूम है अल्कोहल पानी में हल होती है ना, लोग जो अल्कोहल पीने वाले हैं पानी के साथ भी मिक्स करके पीते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड में विनेगर की बात कर लें अगर, विनेगर पानी में डिसॉल्व होता है नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो क्या कहा मैंने हो समझने की जाता बात, कि हम रट्टा नहीं लगा रहे बल्कि हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि भाई वो कंपाउंड जिसमें पोलैरिटी होगी वो कैंडिडेट है सॉल्युबिलिटी का। और फिर जब वो सॉल्युबल होने लगेगा, अब आ जाएगी बात साइज की, कि साइज जैसे जैसे बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी कम होगी, बिकॉज मॉलिक्यूल का सेटल करना इन बिटवीन दी स्पेसेस ऑफ वाटर वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अब उसको जब हमने ऑर्गेनिक पे अप्लाई किया तो इन जनरल हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर हैं, तो कोई भी अल्केन कोई भी अल्कीन हमेशा पानी में क्या होगा? इनसॉल्युबल। लेकिन अगर हम डेरिवेटिव क्लास पे आ जाएं और अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक की बात करें, तो बिकॉज दे हैव OH पोलैरिटी, इनके पास क्योंकि OH की पोलैरिटी होती है, तो क्या पानी इन्हें अट्रैक्ट कर पाएगा? बोलो भाई। यस सर, कर लेगा। यस सर Will be soluble। लेकिन अगर इसकी सॉल्युबिलिटी का कंपैरिजन करें, मिसाल के तौर पे CH3OH, व्हाट इज दिस? अल्केनोल। क्यों, कौन सा एल्को अल्केनोल? एल्के नाम क्या होगा इसका? मेथेनॉल। मिथेनॉल। भाई नाम मेथनॉल, तो मेथनॉल सर, एक सारे से। ये क्या होगा? इथेनॉल। मिकाल ये क्या होगा? प्रोपेनॉल। सारा सुल्तान, मुनीसा, फरिया, आवाज क्यों नहीं आ रही? तो ये अब जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे बेटा, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाएंगे तो क्या साइज बढ़ता जा रहा है? बोलो बेटा। सर यस। बढ़ रहा है। भाई, अगर कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो साइज बढ़ता जाएगा शहीर। और जब साइज बढ़ता जाएगा, हमने क्या बताया, जब साइज बढ़ता है मॉलिक्यूल बड़ा होता जाता है तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, क्योंकि वाटर के दरमियान जो स्पेसेस है वो लिमिटेड है। अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि डिक्रीज हो रही। मोस्ट सॉल्युबल अल्कोहल मिथेनॉल होगा? जी सर। यस यस सर। And as we move down, solubility, Shahir, as we move down, simple है बेटा, solubility क्या होगी अब्दुल्ला अशफाक? Decrease होगी। Solubility क्या होगी? Decrease होगी। Are we all clear in this concept? यस सर The same goes with the carboxylic acid. Carboxylic acid में भी polarity है, तो क्या ये absolutely insoluble होगा? Obviously not। हम पहले बात करते हैं HCOH, मिथेनोइक एसिड, फिर CH3COH, इथेनोइक एसिड,
फिर C2H5COH दैट इज प्रोपेनोइक एसिड, फिर C3H7COH दैट इज प्रोपेनोइक एसिड है भाई। तो अब अगर हम नीचे जाएंगे तो Yes. क्या मैं क्या कहूंगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी नहीं होगी? यस सर, होगी। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी। पहले तो याद रखिए सॉल्युबिलिटी है, क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में पोलैरिटी मौजूद है। तो अब बेटा एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको जवाब कैसे लिखना होगा? अगर वो हाइड्रोकार्बन का सवाल करता है तो आप बताओगे दे आर इनसॉल्युबल, रीजन पूछेगा तो आप बोलोगे एज दे आर नॉन पोलर देयरफॉर कैन नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर, बस आंसर खत्म। और अगर जवाब सवाल आ गया अल्कोहल में से और कंपैरिजन आ गया अल्कोहल का, अल्कोहल में मिथेनॉल इथेनॉल का कंपैरिजन आ गया, तो आप बताओगे कि मिथेनॉल विल बी more soluble. Why? Because it is smaller in size and therefore more molecules of methanol can be settled in between the spaces of water. आइडिया समझ रहे हो कि जो मॉलिक्यूल होता है वो वाटर की स्पेसेस के दरमियान सेटल होता है, लेकिन सेटल उस वक्त होगा जब वंस वाटर विल अट्रैक्ट, जब पानी अट्रैक्ट करेगा तो फिर उसको अलाउ करेगा अपने दरमियान स्पेसेस में सेटल होने के लिए। अगर अट्रैक्ट ही नहीं कर रहा तो सेटलिंग भी नहीं हो पाएगी। Am I clear to everybody? यस Yes. सर। Yes, Yes. सर ये कब तक Yes, sir. सॉल्युबल होगा? जी बेटा, ये साइज जैसे बढ़ रहा है तो ये कब तक सॉल्युबल होगा? ये तो हम एग्जैक्टली बताएंगे नहीं ना, एग्जैक्टली आपसे पूछेगा। बस आपको पता है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और इवेंचुअली मॉलिक्यूल इतना बड़ा होगा कि पोलैरिटी होने के बावजूद भी वो सॉल्युबल नहीं होगा। अब जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें कि आपने वो देखा है क्या नाम है, कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च देखा है जो सूप में डाला होता है? सूप में कभी नोटिस किया हो कि सूप जब आप गरम गरम पी रहे होते हैं तब तो ठीक होता है, लेकिन अगर ठंडा हो जाए देखा कैसा व्हाइट व्हाइट सा जेली की तरह हो जाता है? नोटिस Yes, किया? sir. यस सर। वो क्यों होता है मालूम है आपको? असल में होता क्या है कि उसमें स्टार्च डाला जाता है। अब स्टार्च जो है ना बहुत बड़ा कंपाउंड है, बहुत बड़ा साइज में कंपाउंड होता है, तो वो पोलर तो है लेकिन साइज में बड़ा होने की वजह से ना वो नॉर्मल पानी में, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में हल नहीं होता। तो जब सूप गर्म होता है और पानी के दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बढ़ जाती हैं तो कॉर्न फ्लोर या कॉर्न स्टार्च उसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे सूप ठंडा होता जाता है और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस श्रिंक होते हैं, तो स्टार्च का मॉलिक्यूल उससे बाहर आना शुरू हो जाता है और इसी वजह से आप देखते हैं कि थोड़ी देर में अगर सूप ठंडा हो जाए तो पूरा व्हाइट व्हाइट सा जो जेली लाइक मटेरियल आपको बाहर नजर आता है, दैट इज स्टार्च। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। Yes. लाइबा Yes. भाई इतने सारे बच्चे, सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता, मुझे सिर्फ ये बताओ पहला रीजन सॉल्युबिलिटी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि बच्चे डिस्कनेक्ट भी हो रहे थे। क्या कहा मैंने कि हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर की। कोई चीज भी, ये सिर्फ ऑर्गेनिक की बात नहीं हो रही आया नंबर लाइबा, ये ओवरऑल केमिस्ट्री की बात हो रही है कि कोई भी चीज पानी में डिसॉल्व होगी या नहीं, इसका दारोमदार दो फैक्टर पे है। ये हमेशा के लिए याद रखो। पहला बेसिक फैक्टर चार्ज, चार्ज होने के बगैर तो काम होगा ही नहीं। क्यों? रीजन क्या है? ये पानी खुद एक चार्ज मॉलिक्यूल है, तो जब इसमें कोई चार्ज पार्टिकल डालते हैं पानी उसे अट्रैक्ट कर लेता है। अगर कोई चीज चार्ज है फिर अगला फैक्टर आ जाएगा साइज। अगर चार्ज है, साइज छोटा है तो ज्यादा डिसॉल्व होगी, साइज बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जो आने वाला सब्सटेंस होता है असल में वो वाटर के दरमियान जो स्पेसेस होती है ना उनमें सेटल डाउन हो रहा होता है। तो अगर मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली जो अमाउंट उसकी है इन बिटवीन द स्पेसेस वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इज दैट क्लियर? जी सर। इस बात को Yes, जब sir. ऑर्गेनिक में अप्लाई किया तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोकार्बन टोटली नॉन पोलर होते हैं, कोई चार्ज नहीं होता। अल्केन अल्कीन दोनों हाइड्रोकार्बन है, यानी इंडिविजुअली मैं मीथेन इथेन पे पढ़ाऊं या मैं डायरेक्ट ओवरऑल बता दूं, बात एक ही है कि डिकेन हो या पेंटेन हो या ऑक्टेन हो या हेक्सीन हो, ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर। तो इसलिए इनमें से कोई भी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। ना मीथेन डिसॉल्व होती है, ना पेट्रोल डिसॉल्व होता है, ना डीजल डिसॉल्व होता है, ना केरोसिन डिसॉल्व होता है, कुछ भी डिसॉल्व नहीं होता, बिकॉज पानी उसे अट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। हाउएवर ऑर्गेनिक में देखो बहुत सारे टीचर्स भी गलती करते हैं, बच्चे भी गलती करते हैं। बच्चे यूं याद कर लेते हैं कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल। अगर मैं कहूं ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल, ये स्टेटमेंट सही होगा गलत होगा? गलत होगा। गलत होगा। कि ऑर्गेनिक में अल्कोहल कार्बोक्सिलिक भी तो आते हैं, तो हमें क्या बताना है? ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर इनसॉल्युबल। हाउएवर ऑर्गेनिक में अल्कोहल है या कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज़ दे कंटेन पोलैरिटी, दे कंटेन OH polarity, therefore they can be attracted by the water, and once they are attracted, so depending upon their size they will be soluble. जो सबसे छोटा मॉलिक्यूल, let's say methanol or methanoic acid, that would be most soluble in water, and as the size will increase, the solubility will decrease. Am I absolutely clear to all of you? बच्चों, मेरे बच्चों। Yes. सर। Yes, sir. जी फातिमा महमूद, मास ख्वाजा, मोहम्मद बिन खालिद, मुनीदा, सारा, रुमैसा, शाइना, शकूर। Yes, sir. जी सर। भाई आज जो है ना डिस्टर्बेंस नहीं हो रही ना क्लास में, तो एक एनर्जी गैबी आ गया। मैं बड़ा थका हुआ था तरावी में, तो यकीन करो बड़े मुश्किल से अल्लाह ने बस तौफीक दे दी, लेकिन बहुत थक गया था मैं।
लेकिन आप लोगों की क्लास से और डिस्टर्बेंस नहीं होने की वजह से और मेरे सामने जो है ना बड़ा ही जबरदस्त किस्म का लावा, चॉकलेट लावा फ्लेवर में केक पड़ा हुआ है, तो मैं वो भी इसके बाइट्स भी ले रहा हूँ, इसलिए डबल बूस्ट मिल रहा है मुझे। सर हमें भी भूख लग रही है ऐसे। बस बस तुम नजर लगा लो, कभी कभी ये नहीं कि खुद लेकर आ जाओ केक का पाई लेकर आ जाओ। अब मैं क्या बोलूं, हुरिया तुम। भाई सर आप बात भी तो लावा केक की कर रहे हैं, सोचें जरा। तो मैं झूठ बोलूं क्या? लावा केक रखा हो तो क्या बोलूं कि बन खा रहा हूँ? जी सही बात। हाय हाय सर। आपको मौका मिले तो आप जाके ट्राई ट्राई कीजिएगा पाई इन द स्काई का जो चॉकलेट लावा केक है, बहुत ही आतंक है। या अल्लाह, सर खा नबिया चुके सुन हैं रही सर, हो? आप लावा केक खाएं, हम आइसक्रीम खाएंगे। जैसे बहती हुई चॉकलेट बाहर आ रही है, बहती हुई। या अल्लाह। ये सर ने वही किया जो केमिस्ट्री के वो वाली क्लास में हाँ किया था। ये जब से वो ठंडा तारी वाली ठंडा बातें दूध कर रहे हैं। छोटा सर आप खिलाएंगे पेपर्स के बाद? आप अच्छा रिजल्ट ले आए फिर खिलाऊंगा। सर देंगे ना फिर। मैं तो बताया नहीं था किसी को, शायद आप लोगों में से कि हमारा जो बैच है अभी एएससी में माशाल्लाह उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया, तो मैंने तो उनको कोकोनट ग्रुप पे दावत दी थी भाई। क्या बात सोनिया मुझे यही करना है बस सर, डन कोकोनट है। ग्रुप खुलिएगा। आप कुछ करके तो दिखाए ना, आप कुछ करते हैं नहीं है, कल छुट्टियां मारते रहते हैं, पेपर सर बस करते हैं, हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं। नहीं जी अभी मॉक्स में भी अच्छा सर आएंगे इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। क्योंकि आप नोटिस करें रात जाग के पढ़ाई ऐसा नहीं, जैसा सुनना, आप नोटिस कीजिए कि जब तक पढ़ाई की बातें हो रही थी हाँ, तब नबिया की आवाज ही निकल रही थी, और जब से भी खाने पीने की बात हुई है नबिया खामोश ही नहीं हो रही है, बड़ 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 बोली जा रही है। आप दे रही थी लेकिन माइक बंद था, लेकिन मैं अपने आप को आंसर कर रही थी कि मुझे समझ आ रहा है। इंटेलिजेंट गर्ल। अरे बस 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 ठीक है ठीक है। हाँ भाई, माज भाई समझ में आ गया। शहीद अब्बासी, जियाद, सुफियान, रुमैसा, सारा, सारे, मुनीजा, शिकार, हसीना, हलीमा, लाइबा। सर आ गया प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, पहली प्रॉपर्टी डन एंड डस्टेड हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं, और ये भी हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे, यानी हमेशा के लिए जब भी प्रॉपर्टी आएगी तो कैसे बताना है। कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? भाई किसकी लाइन में समझ रहे? माइक बंद रखो यार, बड़े बड़े आवाजें आ रही है। माइक बंद करो अपने अपने, जब सवाल पूछूं तब जवाब देना। माइक बंद करके रखो, डिस्टर्बेंस आ रही है हूं करके, रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं। रीजन लिखना आ गया भाई। रीजन कैसे लिखेंगे? अगर आपका नॉन पोलर कंपाउंड आ गया तो आप बोलोगे बिकॉज इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड इट वुड नॉट बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर देयरफॉर इज इनसॉल्युबल। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या अल्कोहल में से आ गया तो आप बोलोगे बिकॉज इट इज अ पोलर कंपाउंड इट वुड बी अट्रैक्टेड बाय द वाटर एंड डिपेंडिंग अपॉन द साइज it will be settled down, it will settle down in between the spaces of the water molecule. अगर methanol ethanol को compare करना है तो methanol is a smaller molecule, therefore large amount या more amount will be settled in between the spaces of water. However ethanol के लिए चूंकि थोड़ा सा relatively बड़ा molecule है, उसका amount कम settle होगा। इस तरह से आपने लिखना है, 2-3 नंबर का रीजन आएगा। मिकाल am I absolutely clear to you बेटा? Yes, yes. चलो यस यस के बच्चे आगे चलते हैं। सॉल्युबिलिटी के बाद अगला रीजन आ गया बेटा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ये मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं। अभी याद है कार्बन कार्बन बॉन्ड पे बात की थी मैंने इसकी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी या स्टेट। बेटा ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ाया था वहां भी बताया था। मेरे बच्चा इन सारी प्रॉपर्टीज की जो डिपेंडेंस है ना, ओए होए होए, इन सारी प्रॉपर्टीज लाइबा, इन सारी प्रॉपर्टीज की जो डिपेंडेंस है वो एक कॉन्सेप्ट पर है जिसे हम कहते हैं वेंडर वॉल फोर्स। क्या कहते हैं? अगर आपने ये वर्ड जिक्र नहीं किया ना तो आप फंस जाएंगे। सारे वेंडर वॉल फोर्सेस। मुनीजा बेटा मर तो नहीं गई हो? जी सर बोलो ना, वेंडर वॉल फोर्सेस। ये समझना है कि वेंडर वॉल फोर्सेस क्या होती हैं। देखो बेटा, मेल्टिंग या बॉइलिंग या डेंसिटी या स्टेट का मतलब क्या होता है मुनीजा, अब्दुल्ला मोहम्मद? कि आप किसी चीज को गर्म करें और उसके पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएं, यही होता है ना मेल्टिंग? यस सर। भाई आप स्टेट कॉम्प्लेक्स कब कहते हैं? जब पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड तो आप कहते हैं सॉलिड स्टेट है। जब पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं आप कहते हैं डेंसिटी ज्यादा है। और जब पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होते हैं तभी तो आप कहते हो ना कि इनको दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यस और नो? यस सर। तो बेटा एक चीज समझ लो कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ना, मान लो कि ये एक मॉलिक्यूल है, मान लो ये मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मीथेन का मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मीथेन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जबकि इसकी जगह पर ये इथेन इससे बड़ा मॉलिक्यूल होगा, ये इथेन का एक मॉलिक्यूल है, इथेन का दूसरा मॉलिक्यूल, इथेन का तीसरा, और इसकी जगह पर ये प्रोपेन का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा प्रोपेन है, ये तीसरा प्रोपेन है। भाई साइज बढ़ेगा ना मॉलिक्यूल्स के, यस और नो? एज वी विल मूव टुवर्ड्स द फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर कार्बन, तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बोलो।
यस सर बढ़िया। अब वैन डर वाल फोर्स क्या होती है याद रखो बेटा, मैंने आपको बताया ओ लेवल्स में तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि वैन डर वाल फोर्स क्रिएट कैसे होती है, लेकिन इतना हमेशा ये वर्ड 2-3 दफा आता है और ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा आता है। याद रखो वैन डर वाल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होती हैं। मायरा बागले क्लास में आ गई हैं आप? कल कहाँ थी आप? क्लास थी। कौन सी क्लास थी भाई? इतनी रात में मैं क्लास रख रहा हूँ ताकि कोई और क्लास ना हो, पर तुम्हारी इतनी रात में भी क्लास थी? सर वो ए लेवल वालों के साथ मैं याद मैथ की क्लास थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं यहाँ के डांडिया खेलना सिखा रहा था। ऑर्गेनिक का रिवीजन कोई माने नहीं रखता। सॉरी सर। यार ये तुम्हारी क्लास के बाकी बच्चे तो आए हुए थे, माज भी था, ये भी था, शहीर भी था, ये क्यों तुम नहीं दिखा ली? ये क्या चक्कर है? सर मेरे पास याद मैथ है। अरे शाबाश। अच्छा भाई बैक टू द डिस्कशन। तो बेटा वैन डर वाल्स फोर्स समझ लो कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी स्टेट अपने पास लिख लो, टैटू करा लो कि ये जो प्रॉपर्टीज है ना ये डिपेंड, देखो दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक होती है मॉलिक्यूल के अंदर, एक है इसके अंदर फोर्सेस जिसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। लेकिन वैन डर वाल फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ये जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स है ना इसे कहते हैं वैन डर वाल फोर्स, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स बाइंड होते हैं। समझ रहे हो? मॉलिक्यूल्स की जिसकी वजह से क्या होती है? बाइंडिंग। और ये जितनी मजबूत होगी मॉलिक्यूल उतना स्ट्रांगली बाइंड होंगे, उतना करीब आएंगे, और जितना करीब आएंगे डेंसिटी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी, बोलो भाई, ज्यादा होगी नहीं होगी? आपको ओ लेवल में क्या रखना है आयान हम्बल जियाद? ओ लेवल में याद रखना है कि वैन डर वाल फोर्सेस जो है ये वो फोर्सेस होती हैं जो बिटवीन मॉलिक्यूल होती हैं, यानी विद इन मॉलिक्यूल नहीं, दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, और ये होती हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। अगर इतना याद रखोगे तो आसान हो जाएगा कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा, जैसे मीथेन में एक कार्बन है, आगे जाके जब बढ़ रहे कार्बन बढ़ रहा है, कार्बन बढ़ रहा है तो मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, जब मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है नंबर ऑफ एटम बढ़ रहे हैं, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ रहे? बोलो भाई। यस सर। बढ़ रहे हैं सर। बढ़ रहे हैं ना हुरिया नबिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Yes, sir. क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। तो मेरे बच्चे दीज फोर्सेज आर क्रिएटेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, बस ये याद रखो कि ये फोर्सेज इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्रिएट होती हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ेगा तो ये फोर्सेज भी बढ़ेंगी, और जब ये फोर्सेज बढ़ेंगी, मान लो कि ये मीथेन था, मैंने कहा था ये मीथेन है और ये है इथेन है, या इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल पकड़ लो, मान लो कि वो मिथेनॉल है, ये उसके बाद एथेनॉल है, या उसके बाद प्रोपेनॉल है, एक ही कॉन्सेप्ट है, सब पर एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है कि जैसे जैसे आप बड़े मॉलिक्यूल की तरफ जा रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो दी वैन डर वाल फोर्सेस बिटवीन मीथेन are weaker and the van der Waals forces between the molecule of ethane are relatively stronger and the van der Waals forces in between सो जाओ ना यार। क्या हो गया बेटा? सॉरी सर भाई को कह रहा था। The van der Waals forces in between the molecule of propane will be much stronger, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे जो van der Waals forces हैं, because मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है हुरिया नबिया, मॉलिक्यूल का साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से वैन डर वाल फोर्सेस है वो और स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, और मॉलिक्यूल आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर। और इसी से क्या हो रहा है बेटा, जब ये क्लोजिंग का इफेक्ट आएगा, एज वी मूव डाउन, यहाँ एरो बना देता हूँ, एज वी आर मूविंग डाउन, सबको समझ में आना चाहिए फरिया पराशा, एज वी आर मूविंग डाउन, मायरा मेरी बात को सेकंड करना, पढ़ चुकी हो तुम पहले भी, एज वी आर मूविंग डाउन वैन डर वाल फोर्सेस क्या हो रही है? स्ट्रॉन्ग हो रही है। और जब ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी, लाइबा जियाद अब्दुल्ला मोहम्मद, फसिया फातिमा है क्लास में? फसिया फातिमा क्लास में है? फसिया फातिमा नहीं है। अबे काफी सारे बच्चे गायब हुए हैं बेगैरत की तरह। भारत एज वी आर मूविंग डाउन वैन डर वाल फोर्सेस क्या होती जाएंगी? स्ट्रॉन्ग। और मेरे बच्चे जब वैन डर वाल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो क्या होगा? मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे। जब मॉलिक्यूल्स क्लोज आते जाएंगे तो आप मुझे खुद बताना कि इनकी फोर्स को ब्रेक करना मुश्किल होगा। बोलो भाई। जी सर। इसका मतलब है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? एज वी विल मूव डाउन, एज वी विल मूव डाउन मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या इंक्रीज होगा? डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इवन के स्टेट भी गैस से सॉलिड की तरफ जाएगी। देखो मीथेन गैस होती है, इथेन गैस होती है, प्रोपेन गैस होती है, ब्यूटेन गैस होती है, पेंटेन गैस होती है, फिर हेक्सेन से लिक्विड। ये लिक्विड कैसे हो गया कि मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता क्लोज आते जा रहे हैं, और क्लोज आने की वजह से अल्टीमेटली वो गैस से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गए, फिर सॉलिड से इवेंचुअली आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉरी गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और लिक्विड से आखिर में जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? सॉलिड में। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? इसका एग्जामिनर रीजन पूछेगा, कहेगा भाई मीथेन और इथेन का बॉइलिंग पॉइंट में या दोनों में बताओ डेंसिटी किसकी ज्यादा है, या रीडिंग दे देगा डेंसिटी की, बोलेगा बताओ उसको एक्सप्लेन करो। तो आप क्या बताओगे कि मीथेन के अंदर जो वैन डर वाल फोर्सेस है वो कमजोर है और इथेन के अंदर ज्यादा है, देयरफॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन आर क्लोजली पैक्ड एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू
separate them. More energy is required to separate them. Is that clear? यहाँ पर रीजन पूरा कर देता हूँ. As you move down, van der Waals forces become strong and more energy. एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ. More energy is required. लाइबा बात समझ में आ रही है? To break these forces. ठीक है जी. इस तरह से आप अपना आंसर स्ट्रक्चर करोगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे. अगर मैं तुमसे कंपैरिजन करा लेता हूं, मैं कहता हूं भाई एक मेरे पास CH3COH है. व्हाट इज दिस कंपाउंड? एथेनोइक एसिड. निकाल. और दूसरा मेरे पास है C8H17COH. व्हाट इज दिस कंपाउंड निकाल? व्हाट इज दिस कंपाउंड? सर ये वो है ये एथेनोइक एसिड. C8 है भाई. C8 नॉन एनो पहले वाले का बता रहा था. सेकंड लास्ट जो एसिड है. कौन सा नाम क्या होगा इसका? नोइक एसिड. भाई 9 कार्बन हो गए ना इसमें. 8 ये और एक ये. अगर मैं तुमसे अब मैं सवाल पूछने जा रहा हूँ बेटा, मुझे सब सवाल मेरा सबसे है, देखते सवाल जवाब कौन पकड़ता है. पहले सवाल मैं सॉल्युबिलिटी का पूछ रहा हूँ. बताओ इन दोनों में सॉल्युबिलिटी का क्या ट्रेंड होगा? कौन सा ज्यादा सॉल्युबल होगा और क्यों? पेंटेनोइक ज्यादा होगा. क्या ये सबको क्लियर है कि एथेनोइक एसिड ज्यादा सॉल्युबल होगा? यस सर. Similarity तो दोनों में है, लेकिन साइज ऑफ द एथेनोइक एसिड मॉलिक्यूल जो है वो छोटा है, और जो नॉन एनोइक एसिड है वो मच बिगर लार्जर मॉलिक्यूल है. इसलिए इसकी जो सेटलिंग है लाइबा इन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल अब्दुल्ला, वो बहुत ही कम होगी. तो इसलिए सॉल्युबिलिटी के हिसाब से एथेनोइक एसिड ज्यादा सॉल्युबल होगा. दूसरा सवाल है कि इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सर अब क्या रीजन है? नॉन एसिड इज अ लार्जर मॉलिक्यूल, देयरफॉर इट कंटेन मच स्ट्रॉन्गर एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीस फोर्सेस. क्या आंसर लिखने का ट्रेंड समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला, हुरिया, मिकाल, लाइबा. उसमें मोर कार्बन एटम्स हैं. सॉरी, ये लिख सकते हैं कि उसमें मोर कार्बन एटम्स हैं ये नहीं लिख सकते. वो आएगा अगले में, फ्लेमेबिलिटी कंबस्टिबिलिटी में. यही तो कीवर्ड का गेम है कि जब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी का सवाल आएगा तो आप अपने रीजन में बात करोगे सिर्फ वैन डर वाल्स फोर्स के ऊपर कि भाई इस पे वैन डर वाल्स फोर्स ज्यादा है, इसमें कम है. बस ठीक है सर. थैंक यू. ठीक है. ये जब भी तो स्पेसिफिकली लिखवा रहा हूँ भाई. सारा सुल्तान, मुनीजा मायरा, बात समझ में आ गई? रुमैसा, सारा, शाइना. यस सर, आ गई. अब तीसरी प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं, आखिरी प्रॉपर्टी, जो कि क्या थी बेटा? कंबस्टिबिलिटी. भाई किसकी लाइन में डिस्टरबेंस है? मैंने कहा भी अपना माइक बंद कर लो ना फौरन से यार. तुम लोग अजीब और टक 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 आवाजें आ रही है. कंबस्टिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी. पहले तो ये समझ लो, मैंने पहले भी बहुत गला फाड़ा इसके ऊपर. हलीमा, तुम क्लास में नहीं हो क्या? हलीमा है क्लास में? ड्रॉप हो गई है वैसे नहीं है. चलो, कंबस्टिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी. बेटा पहले तो मैं अक्सर ये बता चुका हूँ, गला फाड़ चुका हूँ कि ये दोनों अलग प्रॉपर्टीज हैं. इन दोनों को सुनने में बहुत एक जैसी लगती हैं, बट दे आर 2 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. इनमें रिलेशन क्या है समझना, बहुत अच्छे समझना पहले जरूरी है कि इनमें डिफरेंस क्या है. बेटा कोई चीज कितनी जल्दी जलती है, हाउ रेडिली सब्सटेंस कैचेस फायर. कोई चीज कितनी जल्दी आग पकड़ेगी ना, ये है फ्लेमेबिलिटी. और कोई चीज कंबस्ट होके कितनी एनर्जी देगी, एनर्जी रिलीजिंग एफिशिएंसी ऑन कंबशन. ये 2 अलग बातें हैं. पहले तो हमारे अक्सर को पता ही नहीं है दोनों अलग हैं. तो पहले तो समझ लीजिए दोनों में फर्क क्या है. फ्लेमेबिलिटी का मतलब क्या है? कोई चीज कितनी जल्दी आग पकड़ेगी. और जरूरी नहीं कि जो चीज जितनी जल्दी आग पकड़े उतना ज्यादा एनर्जी भी दे, तो बल्कि असल में तो दोनों में उल्टा रिलेशन होता है. जिस चीज की फ्लेमेबिलिटी ज्यादा होती है उसकी कंबस्टिबिलिटी कम होती है. तो फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी में थिन लाइन है. क्या कि कोई चीज जितना जल्दी आग पकड़ेगी, दैट इज फ्लेमेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. और कोई चीज जब जले, हो सकता है मुश्किल से जले, लेकिन जलकर जब जितनी ज्यादा एनर्जी देगी, हम उसे कहेंगे कंबस्टिबिलिटी. ये दोनों प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं बच्चों कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पर. यहां पर आगे किसी ने पूछा था ना भी, यहां पर कीवर्ड कौन है बेटा? कार्बन कार्बन. बोलो, यहां वैन डर वाल्स फोर्स नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? अरे बोलते क्यों नहीं हो? कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. ठीक है.
याद रखो बेटा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे, अच्छा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे, छोटा कंपाउंड होगा, उतना जल्दी आग पकड़ लेगा, क्योंकि बॉन्ड कम है ना, तो तोड़ने में एनर्जी कम लगेगी। मिसाल के तौर पर मीथेन है, अब मीथेन को आग पकड़वानी है, तो मीथेन एक छोटा मॉलिक्यूल, उसमें कार्बन के 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, तो उसको जरा सी एनर्जी देंगे, वो फटाफट उसके बॉन्ड टूट जाएंगे और आग पकड़ लेगा वो। लेकिन मीथेन की जगह डिकेन है या ऑक्टेन है या नोनेन है या हेक्सेन है या हेप्टेन है, उसमें चूंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है, तो वहां पहले उन बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, जब भी तो कंबशन शुरू होगी। तो समझने की बात क्या है कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ते चले जाते हैं, स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है, तो उसको जलाना मुश्किल होता जाता है। मैंने पहली भी डिटेल में बताया है कि पेट्रोल 8 कार्बन का कंपाउंड है और डीजल जो है वो 9-10 कार्बन का कंपाउंड है। तो आप अच्छे, जो लोग गाड़ी की इंफॉर्मेशन रखते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल के मुकाबले में डीजल में पावर ज्यादा होती है। डीजल इंजन किन गाड़ियों में होता है? बड़ी गाड़ियों में, हैवी गाड़ियों में। क्यों? क्योंकि डीजल हालांकि बड़ा कंपाउंड है, जलाना मुश्किल है डीजल को। पेट्रोल की एफिशिएंसी और फ्लेमेबिलिटी ज्यादा है, पेट्रोल जल्दी जलता है, डीजल रिलेटिवली स्लो जलता है, इसलिए डीजल वाली गाड़ियां जल्दी काला धुआं मारती हैं, क्योंकि डीजल को जलाना मुश्किल काम होता है, पूरा जल नहीं रहा होता। लेकिन डीजल में चूंकि बड़ा स्ट्रक्चर है तो उसकी कंबस्टिबिलिटी ज्यादा है, यानी जब जलेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। जो मैंने तुम लोगों को शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो कंपाउंड जितना बड़ा होता है वो उतनी ज्यादा ऑक्सीजन लेता है जलने के लिए और उतनी ज्यादा एनर्जी भी रिलीज करता है। तो समझना है, फिर समझना है फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी का पहले बेसिक फर्क अगर समझ में आ गया तो ट्रेंड समझ में आ जाएगा। फ्लेमेबिलिटी क्या है कि कोई सब्सटेंस कितनी जल्दी आग पकड़ रहा है, ये फ्लेमेबिलिटी है, और आग पकड़कर कितनी देर तक जलकर उतनी कितनी एनर्जी दे रहा है, वो कंबस्टिबिलिटी है। तो ट्रेंड क्या है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने कम होंगे, फ्लेमेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, लेकिन कंबस्टिबिलिटी उतनी कम होगी। यानी जितना छोटा कंपाउंड होगा वो जलेगा तो उतना जल्दी, लेकिन एनर्जी कम देगा, और जितना बड़ा कंपाउंड होगा वो जलेगा तो मुश्किल से, लेकिन एनर्जी भी ज्यादा देगा। मैं समझा पाया हूं, नहीं समझा पाया हूं? कि अगर मैं यहाँ पर एक लाइन में लिखूं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे, फ्लेमेबिलिटी उतनी कम और कंबस्टिबिलिटी उतनी नबिया हुरिया ज्यादा। सर नबिया को ऐड कर लें, वो डिस्कनेक्ट हो गई है। यार ये डिस्कनेक्ट क्यों हो रहे हो तुम लोग इतनी दफा? कि उसको ऐड करना है? नबिया ये नबिया 2 दफा डिस्कनेक्ट हो गई है, क्या चक्कर चल रहा है? सर इससे पूछे भी आएगी तो। ठीक है जी, हाँ तो तुम जवाब दे दो। कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ेंगे, जो मैंने अभी पेट्रोल Yes, sir. की एग्जांपल दी, बहुत बहुत क्लासिकल एग्जांपल है, अगर आपको थोड़ा भी गाड़ियों का सेंस है। डू यू ऑल एग्री कि डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है? Yes, बोलो sir. भाई। यस सर। रीजन है कि डीजल का जो कंपाउंड है वो ज्यादा कार्बन होता है। लेकिन अगर, अच्छा इसका एक और एग्जांपल बताऊं मैं, अगर तुम अपनी पेट्रोल वाली गाड़ी में, अजीब बात बताऊं तुम्हें, हैरान हो गए तुम, अगर तुम पेट्रोल वाली गाड़ी में, बाइक है तुम्हारी, बाइक है, चलो बाइक में पेट्रोल डलवा रहे हो, बाइक तो चलेगी, लेकिन बाइक में अगर डीजल डलवा लोगे तो चलेगी नहीं चलेगी? बोलो। चलेगी सर। नहीं चलेगी। चलेगी सर। क्यों? हालांकि आप बोले इंजन सर गाड़ी। आपने तो पढ़ाया है कि मैंने अच्छा मतलब ज्यादा कंबस्टिबिलिटी वाला फ्यूल डाल दिया। द रीजन सर इज, उसके इंजन की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसको बर्न कर सके। बेहतरीन, यस दैट्स द रीजन। इंजन की कैपेसिटी नहीं है कि वो बड़े कंपाउंड को, लेकिन मजे की बात बताऊं तुम्हें कि डीजल इंजन गाड़ी में पेट्रोल डालोगे तो गाड़ी झटके तो लेगी लेकिन चलेगी। नहीं चलती सर, इंजन सीज हो जाएगा। अबे भाई, नहीं चलती नहीं सर, करके देखा हुआ तभी बता रहा हूँ आपको मैं सर। नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलेगी। वो अपनी भागती है बहुत। केमिस्ट्री को चैलेंज नहीं करो तुम लल्लूलाल। और तुम ये टपके कहाँ से हो अचानक से? तुम कहाँ थे? सर मीटिंग में था। ये कौन सी मीटिंग में थे भाई? डेट लगाने को मीटिंग करो, शर्म नहीं आई तुम्हें? रमजान की रातों में डेटिंग कर रहे हो तुम? सर वो सच में मीटिंग में था, बंदे आए हुए थे। बंदे आए हुए थे उठाने के लिए तुम्हें? नहीं सर, वो ऑफिस के रिलेटेड कुछ सेल वेल कर रहे थे, उसके मामले में। ओए फुल भरम डाल रहे बच्चों पे है। मीटिंग बॉस, क्या बात है लल्लू लाल। तो तुम क्या कर रहे थे मीटिंग में? चाय पिला रहे थे सबको? नहीं सर, वो अब्बू के बाद वारिस में हो ना। अच्छा, तो अब्बू को, यार ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी से वारिस वारिस की बातें शुरू कर दी तुमने। मुझे लग रहा है अब्बू को रास्ते से हटाने का प्लान कर रहे हो क्या? नहीं, अल्लाह ना करे सर, आपकी भी उम्र लगे। भाई तुम खुद ही ऐसी बात कर रहे हो कि भाई वो मैं वारिस हूं, तो अब देख रहा हूँ कि अब्बू सर कैसे। वो कंपनी का मैनेजर मैं हूँ ना हमारी, तो मैं सारा सेटल करता हूँ इसकी वजह से। अल्लाह रहम करे। मैं सोच रहा हूँ कि जिस कंपनी को फिलहाल तुम मैनेज कर रहे हो इस एटीट्यूड और डिसिप्लिन के साथ, क्या हाल कर रहे होगे तुम उस कंपनी का। चलो बहरहाल अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला करे। तो मैं फिर से पीछे से आ जाऊं जल्दी से। तो मैंने क्या कहा था बच्चों
मैंने कहा था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि हमें बार बार इंटरप्शन ना हो जब आगे केमिस्ट्री पढ़ें। तो हमने क्या कहा बेटा, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, कंबस्टिबिलिटी एंड फ्लेमेबिलिटी। एक आखिरी दफा रिपीट कर दूं, सॉल्युबिलिटी इन वाटर किन चीजों पर डिपेंड करती है? सबसे पहला पोलैरिटी यानी चार्ज होना चाहिए, दूसरा मॉलिक्यूल का साइज। तो हाइड्रोकार्बन में पोलैरिटी ही नहीं है तो पानी उसे अट्रैक्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए जितने भी हाइड्रोकार्बन है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होते। जबकि अगर आप साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पे चले जाएं, जैसे अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम जानते हैं इसमें सॉलिड पोलैरिटी है। किसकी पोलैरिटी? OH की पोलैरिटी। तो ये पानी में डिसॉल्व तो होते हैं, लेकिन जब इनके साइज बढ़ता जाएगा, लाइबा, फरिया, शहीर, जब इनका साइज, उमर, रेहान, बट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। द रीजन बीइंग इज कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो द अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल दैट कैन सेटल इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ वाटर वो कम होता जाएगा। उसके बाद हम आ गए दूसरा कॉन्सेप्ट जिसका कीवर्ड बिल्कुल ही अलग है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट। इसमें आपने सॉल्युबिलिटी की बात नहीं करनी, इसमें पोलैरिटी की बात नहीं करनी, इसमें आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड की बात नहीं करनी, बल्कि क्या बात करनी है भाई? हाँ भाई मायरा मांगले, इसमें क्या बात करेंगे अब्दुल्ला मोहम्मद, अब्दुल्ला अशफाक के भाई? वैन डर वाल फोर्सेस। कंपाउंड बड़ा होता है उसमें जो वैन डर वाल फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्गर होती चली जाती हैं, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की पैकिंग होती है वो क्लोज होते जाते हैं। इसी वजह से उनकी डेंसिटी भी बढ़ती है, इसी वजह से उनकी स्टेट भी गैस से सॉलिड की तरफ जाती है, और इसी वजह से जब आप उनको मेल्ट या बॉयल करने जाते हैं तो बिकॉज एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है। शहीर, अयान, बात समझ तो नहीं आ रही? जियाद, जयान, सुफियान, शकूर, बात समझ में आ रही? सारे समझ आ गया। चाइना, सारा जी सर। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने किया, मैंने क्या कहा? कंबस्टिबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी, ये दोनों सेम प्रॉपर्टीज नहीं है, दोनों उल्टी प्रॉपर्टीज है, ऑपोजिट है। फ्लेमेबिलिटी, कंबस्टिबिलिटी को ध्यान समझने, कोई चीज कितना जल्दी फ्लेम कैच करती है वो फ्लेमेबिलिटी, और जितने कार्बन कार्बन बॉन्ड कम होंगे, छोटा कंपाउंड होगा, बॉन्ड कम होंगे, उतना जल्दी कैच करेगा फ्लेम। कंबस्टिबिलिटी हाउएवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ऑन कंबशन। तो जितने ज्यादा कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होंगे उतना ज्यादा कंबशन करना तो मुश्किल होगा, लेकिन वंस कंबशन स्टार्ट हो जाए तो एनर्जी भी ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए दोनों का इनवर्स रिलेशन है, जिसको हमने एक स्टेटमेंट में यहाँ लिखा कि भाई जब कार्बन कार्बन बॉन्ड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, यानी कंपाउंड का साइज बढ़ेगा, हम मीथेन से डिकेन की तरफ जा रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड बढ़ रहा है, तो बेटा फ्लेमेबिलिटी क्या होती जाएगी? अवेश डिक्रीज होती जाएगी और कंबस्टिबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी उसे जलाना मुश्किल होता जाएगा, लेकिन जब जलाएंगे तो एनर्जी ज्यादा मिलेगी बिकॉज मोर बॉन्ड्स विल बी ब्रोकन। लाइबा, बात समझ में आ गई? मिकाल इम्तियाज, यस सर। सारा सुल्तान, शकूर मेमन, यस सर। जी सर। बेहतरीन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब फाइनली ये सारा जो इंट्रोडक्टरी डिस्कशन था या जो रीजनिंग आगे आएगी वो सारी हमने एक साथ ही मुका दी। मास ख्वाजा, कोई सवाल है बेटा तो पूछ लो। नहीं सर। अच्छे समझ में आ गया? वो तुम्हारा दोस्त है निकम्मा मूसा रहमानी, वो तुम्हारे जबरदस्ती कहने पे आया कल और फिर आधी क्लास से गायब हो गया है। सर इसका क्या करूं? आई डोंट नो। इसकी अम्मा अब्बा से राब्ते में आओ ना, बोलो भाई इस बच्चे पे पैसा जाया नहीं करें, इसको कोई किसी दुकान में बिठा दें, या अवैस भाई हमारी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, इनसे जॉब के लिए रिक्वेस्ट करें, अगर कोई काबिलियत देखेंगे अवैस भाई तो रख लेंगे, हायरिंग कर लेंगे। क्यों अवैस भाई? सर मेरे खुद के वांदे लगे हैं। खुद के वांदे। बेटा फाइनली आ रहे हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, यानी केमिस्ट्री पढ़ने से बाद अब तक हम इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स पढ़ रहे थे। जियाद, जयान, बात समझ आ रही है बेटा? अब हम फाइनली मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक में उतर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एल्केन यानी हाइड्रोकार्बन की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, और उसमें हम एल्केन पढ़ेंगे, और एल्केन में जो एग्जांपल हम लेंगे वो मीथेन है। ठीक है जी? तो अब यहां से जो पैटर्न में तुम लोगों को बता रहा हूं वो भी फिक्स रहेगा। हर क्लास जो हम पढ़ेंगे एल्केन, एल्कीन या अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें यही पैटर्न रिपीट करेंगे, और बार बार मैं हर सेशन में इस पूरे को रिकॉल कराऊंगा। तो बेटा सबसे पहले अब जो इंट्रोडक्टरी बातें आप ऑलरेडी जानते हैं वो तुम मुझे बताओ। मैं प्रॉपर्टी लिखूंगा तो मुझे हाँ ना में जवाब देना। क्या मैं लिख सकता हूं कि मीथेन जो है वो अल्केन से बिलोंग करता है? यस बोलो भाई, बिलोंग टू होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन। यस सर। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है? बोलो भाई। यस यस सर।
क्या कह सकते हैं कि इसकी इस क्लास का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है, पर्टिकुलरली मीथेन का इससे निकालेंगे तो CH4 निकलेगा। यस अगर मीथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो कैसे बनेगा? एक कार्बन बना देंगे और इस पर क्या लगेंगे? 4, बोलो। बार का हाइड्रोजन। अच्छा, एग्जाम में पेपर 2 में डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बहुत आता है। डॉट एंड क्रॉस बेटा बड़ा आसान है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन लगती है कि डॉट एंड क्रॉस कैसे बनाएंगे। देखो तुम ये वाला ढांचा बना लो, डिस्प्ले ये वाला ढांचा बना लिया तुमने। अब डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर देखो कैसे करना है, तवज्जो से देखो। एक झटके में ये कार्बन है सेंटर में, यहाँ कार्बन का एटम बना दो। बच्चे समझना, सेंटर में कार्बन है ना, कार्बन का एटम बना दिया, ये कार्बन का न्यूक्लियस बना दिया। आप थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, बहुत ही छोटा हो गया। ये आपने कार्बन का एटम बनाया और न्यूक्लियस बनाना नहीं भूलना। कार्बन का सेंटर में न्यूक्लियस को लेबल कर दिया C, ठीक है जी। अब इस पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 4। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो आप 4 हाइड्रोजन ऐसे ओवरलैप करोगे। हाइड्रोजन छोटा आइटम होता है, तो हाइड्रोजन को छोटा बनाना है, बराबर से नहीं बना देना होता। एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ ओवरलैप हो गया। अब जनाबे वाली इलेक्ट्रॉन डॉट और क्रॉस से दिखा रहे हैं। मान लें कि डॉट से हम इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं कार्बन के और क्रॉस से दिखा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स किसके? हाइड्रोजन के। तो कैसे शो करेंगे? एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस, एक डॉट एक क्रॉस। और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस दिखाना नहीं भूल जाना। ये बन गया डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ मीथेन। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ऑफ। एक और एग्जांपल देखो, अगर एग्जामिनर कहता है इथेन का डॉट एंड आते हैं, फिर माइक खोल दिया किसी ने, ऑन टू। भाई माइक बंद रखो ना, इसकी माइक में चुड़ चुड़ पुड़ पुड़ हो रही है। हुरिया तुम्हारे माइक में से हो रही है, बंद करो उसको। अब मिसाल के तौर पे एग्जामिनर ने बोला, भाई तवज्जो समझना, एक ही दफा बताऊंगा मैं कि एग्जामिनर कहता है C2H6 का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर बनाए। किसी का भी बोल सकता है। C2H6 क्या है? इथेन है। अब आप क्या करोगे? पहले इसका ये वाला मॉडल बना लो। आपने 2 कार्बन बनाए, 2 कार्बन बनाने के बाद आपको पता है ना ऐसे वैलेंसी पूरी करनी होती है। अरे हाँ ना तो बोल दो। यस सर। यस अब इसी मॉड्यूल पे सर्कल बना लो। सर्कल से मुराद वही जो ऑर्बिटल डायग्राम मैंने बताई थी। क्या करोगे? इस वाले कार्बन की जगह देखो, ये लेफ्ट वाला कार्बन है, ये आपने कार्बन आइटम बनाया। इसके बाद राइट में कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों को बनाया और दोनों को ऐसे ओवरलैप कर दिया। उसके बाद इस पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए, 1 2 3, 1 2 3। अब न्यूक्लियस लाओ, ये आ गया कार्बन का न्यूक्लियस, ये आ गया दूसरे कार्बन का न्यूक्लियस, ये आ गया हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। नॉर्मली जो है ना डॉट एंड क्रॉस में सिर्फ आपको आउटर शेल दिखाने होते हैं, तो बहुत आसान डायग्राम होता है। अब इलेक्ट्रॉन दिखा दो, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस और डॉट 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 डॉट। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन कार्बन के डॉट से लिए थे और हाइड्रोजन के क्रॉस से लिए थे, तो यहाँ जो कार्बन कार्बन में ओवरलैपिंग हो रही है उसको डॉट और डॉट से ही दिखा दिया है। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस ठीक है ना, तो ये घबराने की बात नहीं है। सबको समझ में आ गई डायग्राम कैसे बनानी है? सर एक और एग्जांपल दे दो। ये देखो फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है। एक तो मैंने एक एक्स्ट्रा दे ऑलरेडी देना एक, बस एक। पता बस नहीं एक। पूरे साल सो रहे थे कम वक्तों। चलो एक और सर एग्जांपल मेरी बिल्ली आ गई थी, उसने मेरा यार हैंडशेक तुम्हारी काट दिया बिल्ली इसलिए। आते रहे, मैं बार बार रिपीट करता रहा हूँ। कुत्ता बना दो तुम हमें बेगैर इंतहा है यार। चलो C2H4 देखो, अब ये डबल बॉन्ड वाले देख लो C2H4। हालांकि भी अल्कीन पे हम पहुंचे नहीं है बच्चे। C2H4 क्या है? एल्केन है एल्कीन है? अरे बोलो भाई। अल्कीन एल्कीन है। तो अगर पहले इसका डिस्प्ले स्ट्रक्चर बनाओ तो कार्बन और कार्बन बनाओगे और जनाबी वाली डबल बॉन्ड लगा लोगे। डबल बॉन्ड लगाने के बाद फिर हाइड्रोजन कैसे लगेंगे? 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं ना, तो हाइड्रोजन भाई साहब ये लग गए। अब इसी जगह शेप बन जाएगी। कैसे शेप बनेगी भाई? जो ट्रिक बताई, ये कार्बन एक आ गया, ये कार्बन दूसरा आ गया, दोनों को ओवरलैप करा दिया क्योंकि दोनों आपस में बॉन्ड बनाए हुए, तो दोनों को ओवरलैप करा दिया आपने ये। ठीक है जी। उसके बाद आप देख रहे हो अल्लाह के बंदे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, तो आप ये हाइड्रोजन यहाँ ले आए, ये हाइड्रोजन यहाँ ले आए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले आए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ले आए। फिर आप न्यूक्लियस ले आओ, ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। उसके बाद डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। और चूंकि दरमियान में डबल बॉन्ड आ रहा था तो डॉट 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 2 बार आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन के लिए आता है एक पेयर। क्योंकि यहाँ दरमियान में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो आप देखें यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था तो बस ये डॉट डॉट आया, यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है तो डॉट 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 डॉट, डबल बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हो गई। इज दैट क्लियर? सर जो आपने हाइड्रोजन सर हाँ बोलो क्या कह रहे हो? ये जो हाइड्रोजन आपने कोने में लगाया ऊपर नहीं लगा सकते? हाँ कहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते हैं, मर्जी है।
सर वो एक डायग्राम होता है जिसमें ये शेल्स नहीं बनते, सिर्फ डॉट क्रॉस बनता है, तो वो क्या होता है? एक डायग्राम क्या होती है इसमें? शेल्स नहीं बनते, सर्कल्स नहीं बनते, सिर्फ डॉट क्रॉस लिख देते हैं। मैं बता रहा हूँ, ओके बताओ बेटा, यही डायग्राम ना इस तरह भी बना सकते हैं। एग्जाम में कहता है शेल ना बनाओ, सिर्फ डॉट क्रॉस डायग्राम बना लो। तो क्या करना है, शेल नहीं बनाओ, फिर ऐसे बना लोगे। मिसाल के तौर पर मीथेन बनाना है ना, ये देखो, ये कार्बन बनाया और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन लगाए, ये आ गया 1 2 3 और 4। बजाय शेल बनाने के ये देखो, डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस। अगर एग्जामिनर कह रहा है आउटर शेल बनाना है तो ये वाली बनेगी डायग्राम, अगर एग्जामिनर कह रहा है आउटर शेल नहीं बनाना तो ये वाली बनेगी। दोनों एक ही जैसी हैं, सिर्फ शेल का फर्क है। भाई समझ में आ रहा है, दोनों एक ही जैसी हैं, अलग अलग नहीं है। शेल नहीं बनाया तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या नहीं है, कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला हुआ बनाने के लिए। तो फिर मर्जी है, दोनों मार्किंग स्कीम में बने होंगे। ओके मिसाल के तौर पर इसमें बनाना होता, मान लो इसमें एग्जामिनर कहता है ये वाली बनाओ, ये बगैर शेल के, तो क्या बनाना भाई, लॉजिक समझो। ये कार्बन बना लिया आपने, ये दरमियान में डॉट डॉट लगा दिया, उसके बाद यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां आ गया डॉट क्रॉस, यहां आ गया डॉट क्रॉस, यहां आ गया डॉट क्रॉस। इसी तरह हाइड्रोजन डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन डॉट क्रॉस, हाइड्रोजन डॉट क्रॉस। ठीक है, बगैर शेल के डायग्राम आ गई। ठीक है, दोनों को डॉट एंड क्रॉस डायग्राम ही कहते हैं। भाई बच्चों समझ में आ गया? इतने जो बच्चे मौजूद हैं भाई, कोई हाँ ना तो बोलो। यस सर। क्लियर है? यस सर, यस ये टाइप हम आते हैं केमिस्ट्री पर। तो केमिस्ट्री में हमने पहले कहा इंट्रोडक्टरी बातें और शेप बनाने भी देख ली, तो पेपर 2 में आती है। अब केमिस्ट्री जब हम बेटा किसी की भी पढ़ते हैं, अब अवेश भाई तवज्जो चाहिए, शेप तो आपको बनाना आनी चाहिए, मीथेन इथेन के पूछे जाएगा। अब आ जाती है उसमें प्रेपरेशन। जब भी हम कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको उस केमिस्ट्री में 2-3 बातें जाननी होती हैं कि जो जिस कंपाउंड की केमिस्ट्री पढ़ रहे हो उसे बनाते कैसे हैं और उसके केमिकल रिएक्शन। तो बेटा अल्केन कोई भी हो, अल्केन कोई भी, हम मीथेन की एग्जांपल ले रहे हैं लेकिन कोई भी अल्केन पूछा जा सकता है। तो मेरे बच्चे अल्केन कोई भी हो, उसको बनाने के कितने तरीके हैं? 2। नंबर 1 फ्रैक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रूड ऑयल, डिस्टिलेशन ऑफ क्रैकिंग क्रूड ऑयल, और दूसरा बाय क्रैकिंग। क्रैकिंग। अच्छा, इन दोनों के बारे में हमको कोई इक्वेशन याद नहीं रखनी है, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने पढ़ा था कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर जिसमें इवेपोरेशन होती है और फिर कंडेंसेशन होती है, जिसमें हजारों कंपाउंड बनते हैं, तो मीथेन भी बनती है। और इसी तरह क्रैकिंग में आप जानते हैं बड़े हाइड्रोकार्बन से उनको क्रैक करते हैं, तो आपको पता है कि क्रैकिंग में अल्केन बनती है, एल्कीन बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये हमें इन जनरल याद रखना है कि अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग और अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लाइबा, इज दैट क्लियर? इसमें रिएक्शन याद ही रखना, पैटर्न पकड़ के रखो कि जब भी आप कोई केमिस्ट्री पढ़ोगे आपको इंट्रोडक्टरी बातें पता होनी चाहिए, फिर प्रिपरेशन के तरीके। तो कितने तरीके हैं प्रिपरेशन के अवेश? अवेश कितने तरीके हैं अल्केन बनाने के? अवेश भाई पता नहीं किधर चले गए। 2 कौन कौन से? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, जिसको हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं, जो कि एक लंबा सा प्रोसीजर है, उसमें हजारों कंपाउंड बनते हैं, मीथेन भी बनता है। अच्छा मुझे बताओ, मीथेन बनेगा तो किस रेंज पे बनेगा? अगर तुक्का लगाओ टेम्परेचर रेंज पे, 350 बनेगा या ऊपर टॉप पे बनेगा? बिल्कुल नीचे नीचे टॉप नीचे बनेगा, नीचे नीचे हैवी कंपाउंड होता है, ऊपर या नीचे लाइटर कंपाउंड होते हैं, ऊपर लाइटर कंपाउंड होते हैं? सोच के जवाब। हैवी कंपाउंड होता है, ऊपर लाइटर कंपाउंड। तो मीथेन लाइटर है कि हैवी है? लाइट लाइटर है तो कहां बनेगा? बॉटम पे, टॉप पे? टॉप पे। टॉप पे। याद करो वो टॉप वाला था 25 डिग्री सेल्सियस या बिलो, जिसमें था रिफाइनरी गैसेस, वहां पर आएगा ना मीथेन। यस और नो? यस यस सर। बेहतरीन हो गया। तो बेटा प्रिपरेशन के बारे में बस यही बात करनी थी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बन सकता है, क्रैकिंग से बन सकता है, डन एंड डस्टेड। अब आ जाओ असल केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज कितनी है बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज भी 2 हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 कंबशन, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, कंबशन बताया था सबको कि कंबशन कौन सी है। और दूसरा है बेटा सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन दोनों बिल्कुल हलवा है। कंबशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो क्या हम कंबशन के बारे में पहले से बात कर चुके हैं? कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम उसे जब बर्न करेंगे तो कंबशन में जाएगा। यस और नो? अगर हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वेरी गुड, एक्सेस ऑफ एयर है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा,
और अगर हम मीथेन को बर्न कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनेगा या कार्बन कार्बन आर्टिकल कार्बन सूट बनेगा। ठीक है ना, ये बात हमें पता है। और रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक। और अगर इसके कंपैरिजन में मीथेन के बाद इथेन को बर्न करें तो इथेन को बर्न करने में ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी कम लगेगी? ज्यादा लगेगी। ज्यादा लगेगी। आर वी ऑल क्लियर? यस। आप करो चाइना सेकंड प्रॉपर्टी पे विच इज सब्स्टिट्यूशन। नबिया क्लास में है या फिर ड्रॉप हो गई है? नहीं सर, मैं हूँ क्लास में। ये तुम्हारे नाम से देखो फिर ये लौंडेबाज आ रहे हैं, ये हमजा राहील और नबिया, ये तुम्हारे नाम से आ रहे हैं। ये तुम्हारे वाला ही ग्रुप है जिनको बेगैरती मचाने का बड़ा शौक हो रहा है। अवैध भाई क्या करें, को सुपारी उपारी तो दो उनकी यार, उठवाओ उनको बंदों को। सर क्या करें, आप हुक्म करें बस। उठवा दो भाई, मैं कह रहा हूँ टांगे वांगे तोड़वा दो इनकी। सर यहाँ आप भी उठा देंगे अगर पेपर में फेल हो गया। कितने रोड हैं क्या होंगे? यहाँ घर वाले उठा देंगे सर अगर पेपर में फेल हो गया। हाय इतने रोड एक्सीडेंट्स रोज के हिसाब से होते हैं, इसी रोड एक्सीडेंट में मरवा दो इन लोगों को भी। सर मौत नसीब की होती है, वो कभी भी आ सकती है, बता के थोड़ी आएगी। चलिए, तो कंबशन के बाद आ गए बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। लाइबा बात समझ में आ गई कंबशन की बेटा? फरिया पराचा जी। इतना मरियल सा जी किसका आया? जे, ये जी किसने बोला? ये मुनीरा तुम मर गई हो क्या, जिंदा हो या नहीं? उमर रेहान भट्ट, कोई क्लास में होने का कोई सबूत भी? इतनी भारी आवाज लेके क्या कर रहे हो, खाली मुंह बंद करके बैठे हुए हो? कोई क्लास में कोई बोल भी दो अल्लाह के वली। मोहम्मद बिन खालिद सो गए हो क्या क्लास में? नहीं सर, यहाँ फ्री हूँ। या फ्री हो तो क्या कर रहे हो, पार्क में टहल रहे हो क्या यार? नहीं सर, सोफे पे बैठा छोड़ दें सर, आर्मी वाला है ना, छोड़ दें। यार एक तो तुमने लाजमी मोहम्मद को छेड़ना होता है तुम लोगों का, मुझे लगता है कोई आपस में टसल है। टैक्स भरता हूँ मैं सर इसका। क्या करता हूँ? टैक्स भरता हूँ सर मैं। अरे बस चल सब्स्टिट्यूशन मेरे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है बच्चों, नए और पुराने बच्चों आपको अच्छे से पता है कि सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में इस्तेमाल होने वाला वर्ड है, कोई बहुत केमिकल वर्ड नहीं है। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? रिप्लेसमेंट को। जब एक की जगह दूसरी चीज आ जाए तो उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। जैसे आप क्रिकेट मैच में देखते हैं भाई, एक प्लेयर बाहर गया उसकी जगह दूसरा आ गया। फुटबॉल मैच में देखते हैं गया दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट आ गया। सब्स्टिट्यूशन, या टीचर एब्सेंट हुआ उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट टीचर आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन क्या है? एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को जब दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस करता है। सब्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन भी आ जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं? द रिएक्शन इन विच एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और, भूरिया बात समझ में आ रही है? और ग्रुप ऑफ एटम। जी सर। अब अगर हम इसमें सेकंड हेडिंग लगा ले, सब्स्टिट्यूशन इन मीथेन की। शहीर तुम हो क्लास में? शहीर अब्बासी, शहीर अब्बासी। तो बेटा हमारी बुक में जो सब्स्टिट्यूशन इन मीथेन है उसमें हम एग्जांपल लेने जा रहे हैं क्लोरीनेशन की। किसकी एग्जांपल लेने जा रहे हैं अवेश? क्लोरीनेशन की। यानी हम मीथेन के अंदर देखें, क्योंकि देखो हमें क्या पता है नबिया कि अल्केन सैचुरेटेड होते हैं कि अनसैचुरेटेड होते हैं? सुफियान अली, शकूर, शाइना, अल्केन्स आर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड? मायरा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। मुनीजा सैचुरेटेड होते हैं ना अल्केन? जब अल्केन सैचुरेटेड है इसका क्या मतलब हुआ कि अल्केन में जगह नहीं है। कार्बन का पेट भरा हुआ था ना वेस, क्या बताया था कि कार्बन का पेट यहाँ बिरयानी खा के ऑलरेडी भरा हुआ होता है। तो जब भरा हुआ है तो उनमें रिएक्शन करने की गुंजाइश नहीं है। तो अगर आप इनमें रिएक्शन करना चाहते हैं तो एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह जाकर जो है दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगेगा। तो सब्स्टिट्यूशन हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन का मतलब क्या हुआ कि हम मीथेन में क्या है बेटा? CH4 है। हम मीथेन के CH4 को किसके थ्रू रिप्लेस करने वाले हैं? बोलो भाई, इसके हाइड्रोजन को किसके थ्रू रिप्लेस करने वाले हैं? क्लोरीन के थ्रू। क्लोरीन। अब मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए। ये ले लिया मीथेन, ये ले लिया क्लोरीन, और रिएक्शन की कंडीशन याद रखनी है बेटा, अल्ट्रावायलेट लाइट की कंडीशन में होता है, अल्ट्रा यूवी लाइट। क्या होगा? क्लोरीन आएगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा। एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह खुद आ जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने रह गए? बोलते जाओ। CH3Cl और साथ बन गया HCl। इसी को अगर मैं खोल के दिखाऊं, खोल के भी दिखाना एग्जाम में पूछेगा,
होल से बना, ये आपके पास CH4 था और ये आपके पास Cl था सेम। मान लीजिए इस हाइड्रोजन पर अटैक हुआ, इसको निकाल लिया। जब इसको निकाल दिया तो ये बन गया, ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, ये H एज इट इज, और यहाँ क्या आ गया Cl एंड HCl। ऊपर वाली बात जो मैंने लिखी है उसी को नीचे लिखा है डिस्प्ले करके। लेकिन बेटा याद रखिए, रिएक्शन चेन रिएक्शन होता है। चेन रिएक्शन का मतलब क्या है कि जब तक हाइड्रोजन मौजूद है और जब तक क्लोरीन में देता जाऊंगा ये रिएक्शन कंटिन्यू चलेगा। मसलन अगर मैं दोबारा से इस मॉलिक्यूल को, जिस प्रोडक्ट बना है, दोबारा से मैं इसको क्या दे दूं, क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्शन करा दूं, तो क्लोरीन क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को निकाल एक देगा। और हाइड्रोजन पर अटैक कर देगा, उसको भी निकाल के उसकी जगह लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये H एज इट इज, यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पहले से क्लोरीन था, ये यूं हो जाएगा और HCl बन जाएगा। कोई मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ रही है बात? जी शहीर, बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। जी सर आ गई। अगर इसको कंटिन्यू करें, देखो पहले पढ़ा हुआ दोबारा पढ़ने में अब आसान लग रहा है ना। ये आ गया दोबारा से मास Cl, अब क्या करेगा अवेश, तीसरे हाइड्रोजन को भी पकड़ लेगा, मान लो इसकी जगह क्लोरीन लगा दो। अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे अवेश, बोलो? ये H एज इट इज रहा, यहाँ ऊपर Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ भी Cl, और ये आ गया HCl, और लास्टली अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है। तो गुंजाइश है सब्स्टिट्यूशन की या नहीं है? सर है। अब फाइनली अगर आप रिएक्शन, यानी 4 हाइड्रोजन थे तो 4 स्टेप में रिएक्शन खत्म हुआ। अगर 8 हाइड्रोजन होते तो 8 स्टेप में खत्म होता। तो अब क्या होगा, सारी जगह पे क्लोरीन आ जाएगा। जब सारी जगह पे क्लोरीन आ गया तो अब फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी। तो चेन रिएक्शन है, जब तक हाइड्रोजन बाकी होगा तब तक रिएक्शन होता ही चला जाएगा। अगर नाम निकालने की बात करें प्रोडक्ट के, तो देखो ये पहला नाम क्या है, एक कार्बन क्लोरीन के साथ है तो इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। यहाँ क्या है, 2 क्लोरीन है एक कार्बन के साथ, तो ये है डाइक्लोरोमीथेन। यहाँ पर क्या है, 3 क्लोरीन है एक कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। और यहाँ पर 1 2 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरोमीथेन। बेटा क्या ये रिएक्शन रट्टा लगाना पड़ेगा, या तुम्हें अगर ये समझ में आ गया कि करना क्या है, इसमें क्या करना है भाई, क्लोरीन या अच्छा क्लोरीन की जगह अगर मैं ब्रोमीन ले लूं, अवेश, फरीहा, शहीर, लाइबा, अयान, अब्दुल्ला, अशफाक, अब्दुल्ला, मोहम्मद, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी ले सकता हूँ? अगर ब्रोमीन ले लेता तो जहां क्लोरीन आ रहा है अवेश, वहां क्या आ जाता, ब्रोमीन। अगर मैं आयोडीन ले लेता, चलो मैं रैंडमली करके दिखाता हूँ, मान लो मीथेन को छोड़ो, मीथेन से बड़ी एग्जांपल भी आए तो नहीं कर सकते क्या? मैं कहता मान लो C8H18 है, ये अल्केन है ना, और मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं ब्रोमीन से, तो मुझे बताओ क्या पैटर्न वही होगा ना? क्या होगा कि आउट ऑफ दीज 2 ब्रोमीन, अवेश, एक ब्रोमीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा। जब हाइड्रोजन निकला तो हाइड्रोजन कितने रह गए, 17, और उसकी जगह क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया, और यहां बन गया HBr। इसी तरह अगर मैं तुमसे कहता एक कंपाउंड है C9H17, अब मैं जानबूझ के कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, ये कंपाउंड है C9H17Cl3, और मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूं ब्रोमीन के साथ। ध्यान में रखना, तो आपको मालूम है कि ब्रोमीन किसको निकालने वाला है, हाइड्रोजन को ना। तो भाई आपको घबराने की, हालांकि इतना मुश्किल एग्जांपल आएगा भी नहीं, तो मैं A लेवल्स की उठा रहा हूँ एग्जांपल। तो क्या होने वाला है, सेंस वही है, इस ब्रोमीन जाके क्या करेगा, C9H17 में से एक और हाइड्रोजन निकाल देगा, तो ये हो जाएगा H16। पहले Cl3 लगा हुआ था वो एज इट इज, अब एक और Br भी लग जाएगा, दैट वुड बी C9H16Cl3Br एंड HBr। घबराने की इसमें कोई बात नहीं है, सेंस तो वही है, चाहे बड़ा कंपाउंड हो छोटा कंपाउंड हो। क्या हुआ अवेश, हुरिया, बात समझ गई क्या हुआ? देयर वाज अ कंपाउंड C9H17Cl3, ये सब्स्टिट्यूशन होने वाली है, हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो ब्रोमीन के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो उसने क्लोरीन को तो वैसे ही निकाल सकता। आप पढ़ चुके हो पीरियोडिक टेबल में कि लेस रिएक्टिव हैलोजन कैन नॉट डिस्प्लेस मोर रिएक्टिव हैलोजन। तो इसलिए ब्रोमीन किसको अटैक करेगा अवेश, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन को निकाला, 17 की जगह 16 हो गए और खुद लग गया। तो Cl3 जो पहले से लगा हुआ था वो एज इट इज लिखा लाइबा हमने, और हमने जियाद वहां पर Br ऐड कर दिया। जियाद मुझे बताओ समझ में आई बात या नहीं आई? मरियम खान सर, जी सारा सर ये भी क्लोरीनेशन कहलाएगी ये रिएक्शन? सॉरी जोर से बोलो बेटा। ये रिएक्शन भी क्लोरीनेशन कहलाएगी? क्लोरीनेशन क्यों कहलाएगा, ब्रोमिनेशन कहलाएगा ना भाई। क्या हो गया सारा, क्या बैकी बैकी की बातें कर रही हो? आज ATP का पेपर कैसा हुआ सारा तुम्हारा? अच्छा था। हाँ अच्छा गया। चलो लेट्स सी।
बच्चों बात समझ में आ गई यहाँ तक या नहीं आ गई? यस सर। बस मीथेन की केमिस्ट्री खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्केन की केमिस्ट्री खत्म हो गई। आपको क्या क्या पता होना चाहिए था? सैचुरेटेड है क्या अनसैचुरेटेड, जनरल फॉर्मूला क्या है, शेप कैसे ड्रॉ करेंगे, प्रेपरेशन के कौन से तरीके हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, और अगर रिएक्शन लिखना आएगा तो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। आपको सारी बातें पता चल गई, बस दैट इज डन एंड डस्टेड, हो गया। कोई सवाल? नो सर इसमें सिर्फ मीथेन सर मीथेन और इथेन और ब्यूटेन सब की एक जैसी होंगी प्रॉपर्टीज फिर? बिल्कुल बिल्कुल। आपको बुक में सिर्फ मीथेन की एग्जांपल क्यों दी हुई है? क्योंकि अगर मान लो ब्यूटेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, चलो भाई ये तो समझा रहे ना भाई, आपको हो सकता है ब्यूटेन ही आए, लेकिन आपको करना तो आ गया। मैं कहूँ ब्यूटेन का क्लोरीनेशन करो, तो क्या नहीं कर सकते क्या? कितने स्टेप में होगी बताओ? कितने आइडिया टोटल? 10 है। 10 है। तो इसका मतलब है एक एक करके 10 स्टेप हो सकते हैं अवेश, यस और नो? यस सर। पहले क्या होगा? C4, पहला प्रोडक्ट बताओ, C4H9Cl और HCl। फिर C4H9Cl का रिएक्शन जब दोबारा Cl2 से होगा तो क्या होगा बच्चों? प्रोडक्ट एक और हाइड्रोजन निकलेगा, C4H8 Cl2 HCl। अगर एक और प्रोडक्ट निकालें, भाई समझ में आ रहा है? जिसने सवाल पूछा था उसको जवाब दे रहा हूं मैं। C4H8 Cl2 को फर्दर रिएक्शन करा दें तो क्या होगा वेस्ट? C4 रहेगा, H एक और निकल जाएगा तो H7 हो जाएगा, 2 Cl पहले से एक और Cl आ जाएगा तो Cl3 हो जाएगा। दैट्स प्रीटी सिंपल। तो होमोलोगस सीरीज के यही तो एडवांटेज है ना कि जो एक सॉरी वो पीवीसी वाला कि हमें क्या पूरे 10 जो स्टेप्स है वो पूरे करने होंगे? नहीं नहीं, एक एक करके मैं थोड़ी कराएगा, मैं तो बताने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। जी हरीमा क्या सवाल पूछ रही थी? हरीमा जोर से बोलो बेटा। मैं बोल रही थी एक पीवीसी वाली इक्वेशन नहीं थी इसमें? दोबारा बोलो, क्या कह रही हो? क्या 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 नहीं? आपने एक पीवीसी वाली बताई थी जो बोला था एग्जाम में आती इसमें नहीं है बेटा, वो इथीन अल्कीन में है। क्या कर रही हो? किसको कहाँ मिला रही हो? अल्कीन में है वो। ओके ओके। बच्चों अल्केन की केमिस्ट्री में कोई मसला तो नहीं है किसी को भी? नो सर। सर अब आ जाओ, शहीर क्लियर हो गई, याद आ गया, रिवाइज हो गया अच्छे से पूरा? शहीर अब्बासी, शहीर अब्बासी जा चुके हैं, इंतकाल जी सर, हो गया हो गया। हो गया हो गया। अब आ जाता है बेटा केमिस्ट्री ऑफ अल्कीन या इथीन। मुझे ये किसका माइक फिर खुल गया? मुझे जल्दी बताओ, सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? अनसैचुरेटेड। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2। स्पेसिफिक फॉर्मूला क्या होगा इथीन का? H4 स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा और उसके बाद दो हाइड्रोजन लगे होंगे, यस और नो? यस सर। अगर मॉलिक्यूलर Yes, शेप sir. बनानी होगी तो कैसे बनाएंगे? अबे सभी बताया था ट्रिक। क्या करना होगा मॉलिक्यूलर शेप बनाने के लिए? ये लेफ्ट वाला कार्बन आ गया, ये राइट वाला कार्बन आ गया, और इनके कितने कितने हाइड्रोजन लगेंगे? दो। ये दो हाइड्रोजन लगेंगे। हाँ जी बेटा, डॉटर क्रॉस सर दो लगेंगे। दो आ गए। ये कार्बन का न्यूक्लियस बनाना अक्सर बच्चे भूल जाते हैं भाई, न्यूक्लियस बनाना मत भूल जाना। सारा सुल्तान मुनीदा बात समझ में आ रही है? उसके बाद सर ने क्या बताया था? डॉट क्रॉस किए में डॉट। सर ये डॉट क्रॉस क्यों बनाते हैं वैसे? जरूरी है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं ना, डॉट क्रॉस बीच में 4 डॉट बनेंगे और चूंकि दरमियान में डबल बॉन्ड है इसलिए डॉट के 2 पेयर बनेंगे इस तरह से। ये आ गई इथीन की शेप। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं जब कोई केमिस्ट्री पढ़ते हैं? भाई राय भाभी बताया था मैंने, क्या पैटर्न होता है? सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? प्रेपरेशन। अब जल्दी से मुझे बताओ, जब अल्केन अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो अल्केन बनाने के कितने तरीके थे? 1 या 2 या 3 या 4? कितने तरीके थे? 2। अब यहाँ एल्कीन पे जब आ जाएंगे मिकाल, तो कितने तरीके आ जाते हैं एल्कीन में बच्चों? क्या पढ़ाया था पहले? 3। कौन कौन से? पहला वही है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल। दूसरा तरीका भी वही है, क्या? ऑफ हाइड्रोकार्बन। तीसरा तरीका आ गया जो नया है, जो पढ़ना है, दैट इज डिहाइड्रेशन। अल्कोहल। ठीक है जी। तो पहले दोनों तरीकों में कोई रिएक्शन आपको याद नहीं रखना, तीसरा तरीका आपने ढंग से याद रखना है। तो मैं तीसरे तरीके की हेडिंग दोबारा से बना रहा हूं को समझाने के लिए। डिहाइड्रेशन
ऑफ अल्कोहल। क्या हमें ऑलरेडी पता है अल्कोहल कौन से कंपाउंड होते हैं? भाई बताओ जल्दी से। वो कंपाउंड जिनमें कार्बन OH चेंज वाले। क्या आता है अवेश? हाइड्रोक्साइड। OH हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे बेटा, फिर तो गलत हो जाएगा। OH बोलेंगे। हाइड्रोक्साइड मैंने पहले ही बताया था कि हाइड्रोक्साइड डिफरेंट होता है और OH जब बोलते हैं तो डिफरेंट होता है, दोनों में फर्क है, सेम नहीं है, लिखने में सेम है लेकिन केमिस्ट्री में सेम नहीं है। तो हाइड्रोक्साइड मेरे सामने बोल दिया, दोबारा नहीं बोलना। जब इनऑर्गेनिक में OH आता है तो उसको हाइड्रोक्साइड कहते हैं, जब ऑर्गेनिक में आता है तो OH ही कहते हैं, हाइड्रोक्साइड नहीं कहते उसको, क्योंकि वो दोनों में फर्क है, दोनों की जो बॉन्डिंग है, पोलैरिटी, दोनों में फर्क होता है। समझ में आ गई बात? तो भाई आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी के वो कंपाउंड जिसमें OH आता है वो अल्कोहल होता है, यस और नो? तो अगर मैं यहाँ ये बनाऊं अवेश तो क्या ये अल्कोहल है? 2 कार्बन का अल्कोहल बना रहा हूँ, ये 2 कार्बन का अल्कोहल है। यस हेडिंग क्या कह रही है? क्या करना है मुझे अल्कोहल को? डिहाइड्रेट। डिहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? पानी निकालना। और डिहाइड्रेट करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि हमें एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होगा विच इज concentrated sulfuric acid. It is one of the most powerful dehydrating agent, लाइबा। और यहाँ से याद रखना ऑर्गेनिक में कंडीशंस हमें याद रखनी होती है लाजमी। अब डिहाइड्रेटिंग का मतलब क्या हुआ? वाटर निकलेगा, और मैंने इसका पैटर्न बताया था कैसे निकलेगा बेटा। एक कार्बन से OH निकलेगा और दूसरे कार्बन से, उसके बराबर वाले कार्बन से क्या निकल जाएगा? H। एक कार्बन से OH निकलेगा। पैटर्न क्या है बच्चे? पैटर्न याद रखो कि जिस कार्बन से OH निकला है उसके एडजेसेंट कार्बन से, बराबर वाले से H निकलेगा। क्यों? ताकि वाटर फॉर्म हो जाए। देखो H और OH मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर बना लेंगे। water. Yes sir. और अब देखो दोनों कार्बन की, इस कार्बन से भी एक एटम निकला, इस कार्बन से भी एक एटम निकला, दोनों की वैलेंसी क्या हो गई? इनकम्प्लीट। तो उस वैलेंसी को पूरा करने के लिए मजबूरन क्या बना लेंगे? ये डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड। अब जो सवाल आता है सर दोनों एक से नहीं निकल सकते। भाई एक से निकलेंगे तो डबल बॉन्ड कैसे बनेगा? डबल बॉन्ड बनाने के लिए एक OH लूज करेगा, एक H लूज करेगा, दोनों अनस्टेबल होंगे और दोनों स्टेबलाइज होने के लिए क्या कर लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो डिहाइड्रेशन, हेडिंग याद रखनी है वेस, हुरिया नबिया, हेडिंग याद रखनी है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। मैं एक बड़ी मुश्किल एग्जांपल करा दूं जो कभी कभी आ जाती है ATP वगैरह में, बच्चे रोने लग जाते हैं, सर ये क्या आ गया सर ये। भाई अगर किसी को सेंस आता है ना उसको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, और जो गधा है उसका तो कोई इलाज नहीं है। ये देख लो इस तरह आ जाता है, 2 OH आ गए, अब बच्चा परेशान, ओहो सर ये तो कराया नहीं। जैसे हमारे बच्चे है ना बेचारा, सारे बहुत मासूम बच्चा है, ये भाई सर ने पैटर्न तो बताया है ना, और सर तो कह रहे रट्टा ना लगाओ, सर तो कह रहे पैटर्न पे जाओ। आपसे एग्जामिनर ने कहा यहाँ अल्कोहल दे दिया और लिख दिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो लाइबा इसका क्या मतलब हुआ कि अगर अल्कोहल है और एरो पे लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो किसकी कंडीशन हो गई? डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो गई। अब पैटर्न सर ने क्या बताया था कि भाई जो अल्कोहल होता है वो निकलता है, और कैसे निकलता है? OH निकलता है और उसके बराबर वाले कार्बन से H निकलता है। इससे H निकला और उससे OH निकला, और चूंकि एक और OH भी है ये वाला, तो इसके साथ इससे OH निकलेगा तो इनमें से किसी एक से H निकलेगा। बात समझना भाई, हर OH के साथ एक H निकलना जरूरी है ना। तो जब 2 OH है तो एक OH H यहां से निकलेगा, एक OH OH वहां से निकलेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा? अगर आप बात समझ गए तो इसने OH लूज किया, लेफ्ट से लिख रहा हूं बेटा, और इसने मान ले एक H लूज किया, तो दरमियान में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यस सर। और इसी तरह ये जो 2 कार्बन थे, इस राइट वाले ने OH लूज किया और मिडिल वाले ने H लूज किया, तो इनके दरमियान भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। सेंस क्या है? जब दोनों एटम्स एक एक एटम, दोनों कार्बन एक एक ग्रुप लूज करेंगे तो उनकी वैलेंसी इनकम्प्लीट हो जाएगी। और यानी यहाँ पर जब 2 OH थे तो डबल बॉन्ड भी कितनी दफा आ गया? नबिया 2 दफा आ गया। लेकिन किसके दरमियान आएगा? आयान, अब्दुल्ला, मोहम्मद, अब्दुल्ला, अशफाक, डबल बॉन्ड किसके दरमियान आ रहा है बेटा? ये समझने की बात है। किसके दरमियान आ रहा है? जो एटम, जो कार्बन OH लूज कर रहा है और उसके बराबर वाला। तो पैटर्न मस्ट बी रिमेंबर्ड कि जब डिहाइड्रेशन होगी तो कैसे होगी कि जो कार्बन OH लूज करेगा उसके बराबर वाला कार्बन H लूज करेगा और दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एल्कीन प्रोड्यूस करेगा। अगर 2 कार्बन का अल्कोहल है तो इथीन प्रोड्यूस हो जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes sir. इसको मैं यहीं तक छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा स्मूथ सेशन गया है। अब चूंकि अल्कीन के रिएक्शन लगातार आ जाते हैं 3-4 किस्म के, तो फिर मिक्स और सैचुरेट ना हो जाए। बहुत अच्छा सुकून वाला सेशन हुआ आज अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, कल बड़ा डिस्कशन हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा हमने अचीव किया। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज भी निपटा ली, हमने अल्केन की केमिस्ट्री भी निपटा ली, एल्कीन की प्रिपरेशन भी कर ली। अब इंशाल्लाह ताला हम लोग कल जो है वो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करेंगे और एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज प्लस अल्कोहल करेंगे।
और फिर सर इसकी पीडीएफ भेजेंगे आप? मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ। एल्कीन और अल्कोहल करेंगे कंप्लीट, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर करेंगे, और फिर मॉलिक्यूल करेंगे। इंशाल्लाह वी आर 3 सेशंस बिहाइंड टू ऑर्गेनिक। और उसके बाद हमारी अच्छा दरमियान में 5 पेपर, जैसे एल्कीन कल तो फिर 5 पेपर एल्कीन, जैसे कल आइसोमर के किए थे वैसी अल्कोहल और एल्कीन वगैरह के 5 पेपर्स इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।